हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी, एक इम्पॉर्टेंट मॉडल को समझेंगे जिसका नाम है किंग डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ओलिगोपोली या किंग डिमांड कर्व थ्योरी ऑफ ओलिगोपोली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो किंग डिमांड कर्व थ्योरी थी या जो किंग डिमांड का मॉडल था, इट वाज गिवन बाय पॉल एम स्वीजी इन 1939। एक बात हम यहाँ पे समझेंगे कि जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो फर्म्स हैं उनके बीच में इंटरडिपेंडेंस होती है रिलेटेड टू प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। मतलब कि एक फर्म का जो प्राइसिंग से रिलेटेड या आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन है वो दूसरी फर्म्स के प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन को अफेक्ट करेगा। अगर एक फर्म अपने प्राइसिंग पॉलिसी में या आउटपुट से रिलेटेड डिसीजन में कोई चेंज लाती है तो दूसरी जो फर्म्स हैं उनके भी प्राइसिंग एंड आउटपुट से रिलेटेड डिसीजंस में चेंज आएगा। तो ये जो मॉडल है इट एक्सप्लेन्स द स्टेबल बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक फर्म्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट्स। और इसमें ये जो मॉडल है ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है कि जब एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम करती है तो दूसरी फर्म्स इस डिसीजन को फॉलो करती हैं। दे ऑल्सो लोअर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। पर अगर एक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करेगी तो जो अदर फर्म्स हैं दे विल नॉट फॉलो दिस इंक्रीज़ इन प्राइस। सो उसका रीज़न क्या है उसके लिए हम समझेंगे किंग डिमांड थियरी। तो पहले हम समझेंगे व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ किंग डिमांड कर्व मॉडल। पहले ही जो अजम्पशन है वो ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि अगर एक फर्म अपने प्राइसेस को रिड्यूस करती है तो अदर फर्म्स विल आल्सो रिड्यूस देयर प्राइसेस। माना फर्म ए है, अगर एक फर्म ए ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया तो बाकी तीन फर्म और हैं, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, दे विल आल्सो रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ देयर प्रोडक्ट। सेकेंड assumption क्या है? If one firm increase the prices, then other firms will not follow increase in the price. If firm A increases the price of its product, तो जो बाकी firms हैं, firm C, firm B, firm C, firm D, they will not follow this increase in the price. वो अपने product की जो prices हैं उसको increase नहीं करेंगे। और थर्ड जो assumption है इस मॉडल की वो ये कि there is always a prevailing प्राइस। मार्केट में हमेशा एक प्रिवेलिंग प्राइस लेवल होता है जिसमें प्रोडक्ट को ख़रीदा और बेचा जाता है। और एक तरह से ओलिगोपोली में हम ये भी समझ सकते हैं कि प्राइस एक जगह आके फिक्स हो जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो प्राइस रिजिडिटी भी यहाँ पे होती है। तो ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ है आपके सामने, ये देखिए, ये ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा ये शो कर रहा है किंग डिमांड कर्व को। यहाँ पे हमारे पास जो डिमांड कर्व है दैट इज़ डी है ना। प्रिवेलिंग प्राइस जो है वो ओपी है ना। और इसमें जो फर्म है वो ओएम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है ना। और ये जो डिमांड कर्व डी है इसके पॉइंट पी पे आप देखिए किंग है। किंग का मतलब होता है शार्प ट्विस्ट। तो डिमांड कर्व नॉर्मली हम डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे देखते हैं उसमें किसी भी तरह का ट्विस्ट नहीं होता है, पर ये जो डिमांड कर्व है ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर का उसमें एक किंग है एट पॉइंट पी। तो ये क्यों होता है, कैसे आता है, इसको अब हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो थ्योरी है इसके हिसाब से एक ओलिगोपोलिस्टिक फर्म जो डिमांड कर्व फेस कर रही है उसमें प्रिवेलिंग प्राइस लेवल पे एक किंग है। और ये जो किंग है, ये जो ट्विस्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला रीज़न क्या है कि जो अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व है, अपर सेगमेंट क्या है, स्मॉल डी पी है ना। ये जो अपर सेगमेंट है डिमांड कर्व का ये हाईली इलास्टिक है। हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व होने का मतलब आप समझते हैं ना कि जितना हम प्राइस में चेंज करेंगे उससे ज़्यादा हमारी जो डिमांड है, हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें चेंज होगा। तो अबव द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल जो सेगमेंट है डिमांड कर्व का वो हाईली इलास्टिक है। और जो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व है दैट इज़ इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या है, जितना
चेंज हमारी प्राइस में होता है उससे कम चेंज हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में होता है। तो ये जो किंक है इसके होने के दो रीज़न है। जो अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व है इट इज़ इलास्टिक एंड लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व जो है इट इज़ इनइलास्टिक। तो ये मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ है उसमें डिमांड कर्व डी है, किंक पॉइंट पी पे है, प्रिवेलिंग प्राइस लेवल ओपी है और जो फर्म है वो ओएम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करिए। जो अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट हमारा डी पी वो इलास्टिक है, लोअर सेगमेंट हमारा पी डी वो हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो अब होता ऐसा क्यों है, ये जो एक ही डिमांड कर्व है पर उसमें दो तरह की इलास्टिसिटीज़ हैं, इसका रीज़न क्या है इसको समझते हैं। देखो क्या होता है जब एक ओलिगोपॉलिस्टिक फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम करेगी, है ना, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हें क्या लगेगा कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम नहीं किया तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो उस फर्म की तरफ चले जाएंगे जिसने अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम किया है ना। जैसे फर्म ए है, अगर फर्म ए रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट तो फर्म बी सी डी दे विल ऑल्सो रिड्यूस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर उन्होंने इस प्राइस कट को फॉलो नहीं किया तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो उन्हें छोड़ देंगे और उस फर्म से प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर देंगे जो लोअर प्राइसेस पे प्रोडक्ट ऑफ़र कर रही है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को कम करेंगे ताकि उनके कस्टमर्स बने रहें। तो इससे क्या हुआ कि प्राइस कम करी एक फर्म ने पर उसकी डिमांड उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो जो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व है दैट इज़ इनइलास्टिक। गॉट इट। जो लोअर सेगमेंट है, जब एक फर्म प्राइस डिक्रीज़ कर रही है प्रिवेलिंग प्राइस ओपी से, तो डिमांड बढ़ रही है पर उतनी नहीं जितनी बढ़नी चाहिए थी। जितना चेंज प्राइस में है उससे कम चेंज डिमांड में है। तो जो लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व है दैट इज़ इनइलास्टिक। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब एक फर्म प्राइस अपने प्रोडक्ट की इंक्रीज़ कर रही है, माना फर्म ए जो है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा रही है, तो इससे क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी सेल कम हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। क्यों बहुत कम हो जाएगी? क्योंकि जो फर्म बी सी डी, माना हमने 4 फर्म है, फर्म बी सी डी, ये जो फर्म्स हैं दे विल नॉट फॉलो द इंक्रीज़ इन प्राइस, क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा है ना। उन्हें लगेगा कि जब फर्म ए प्राइस बढ़ा दे रही है तो फर्म ए के जो कस्टमर्स हैं वो उनके प्रोडक्ट को ख़रीदना शुरू कर देंगे। मतलब जो फर्म ए के कस्टमर्स हैं वो कॉम्पिटिटर से प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो फर्म ए जब प्राइस इंक्रीज़ करती है तो उसके कारण उसके जो प्रोडक्ट की सेल है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, उसकी जो डिमांड है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। इसलिए जो अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व है इट इज़ इलास्टिक, है ना। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं ऑब्वियसली जो बाकी फर्म्स हैं, फर्म सी बी सी डी, दे विल नॉट इंक्रीज़ द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें ऐसा करने से उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, है ना। उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसको बढ़ाएं। तो जो फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा रही है इट विल सफ़र लॉसेस, और वो क्या करेगी, जो प्राइसेस हैं उसको इंक्रीज़ नहीं करेगी। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि जो ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट की प्राइस को नहीं बढ़ाएगी और एक जो प्रिवेलिंग प्राइस लेवल है उस पर किंक फॉर्म हो जाता है। और इससे आप समझ गए होंगे कि प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में आ जाती है। जो ओपी लेवल एक प्राइस का फिक्स हो चुका है, फर्म्स अपने प्रोडक्ट को उसी प्राइस पे बेचेंगी, क्योंकि अगर वो प्राइस को बढ़ाएंगे तो उनकी सेल्स बहुत कम हो जाएंगी। प्राइस घटाते हैं तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो तुरंत अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम कर देंगे। तो जितना डिमांड बढ़नी चाहिए उसके प्रोडक्ट की, फर्म के प्रोडक्ट की, वो डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस रिजिडिटी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट किंग डिमांड कर्व। अब किंग डिमांड कर्व क्यों बनता है और ये एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी इन द ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर. So thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel.